पहली कहानी का नाम है लेक। अब इस कहानी की शुरुआत में हम 2004 में एक लेक को देखते हैं जिसके आसपास ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी थे जो कि लेक में कुछ तलाश कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद में उनको लेक में से एक लाश मिलती है और पुलिस ऑफिसर्स इसको देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं एबी को जो कि इस टाउन में न्यू शिफ्ट हुई थी और सबसे बड़ी बात कि वो उसी लेक के पास में एक घर को ले लेती है। असल में एबी की मैरिज में काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी और इसलिए वो अपने हस्बैंड से अलग हुई थी और यहाँ पर अपनी न्यू जिंदगी शुरू करने का सोच रही थी। खैर अगले सीन में एबी अपनी फ्रेंड से बात करती है और वो हमेशा टेंशन में रहा करती थी तो उसकी फ्रेंड उसको हौसला देती है। खैर अगले दिन वो घर के बाहर खड़ी हुई थी तो नेबर उसके पास में आता है और उससे कुछ बातें करने लगता है, जिसके बाद वो ये कहता है कि वो लेक में स्विम करने ना जाए। इस पर एबी पूछती है कि ऐसा क्यों है और फिर फायदा क्या हुआ लेक के पास घर लेने का। तो वो आदमी बोलता है कि इस लेक में 2004 में एक एलिगेटर ने एक लड़की और एक प्रीस्ट पर अटैक करके उनको जान से मार दिया था, लेकिन जिस किसी ने भी वो हादसा देखा था वो ये कहता है कि वो एलिगेटर नहीं था बल्कि कोई बहुत ही भयानक चीज थी। और एबी उस आदमी की बात को काफी लाइटली लेती है और अपने काम में लग जाती है। अब अगले दिन एबी लेक के पास में बैठी हुई थी और लेक में स्विम करने वो चली जाती है। रात को वो घर पर कुछ काम कर रही होती है और उसे अचानक से लेक के लिए अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है। खैर अगली सुबह एबी तैयार हो रही होती है और वो अपने पीठ पर कुछ अजीब से मार्क्स को नोटिस करती है, जिसके बाद में वो स्कूल में आ जाती है जहाँ पर वो एक टीचर की जॉब किया करती थी और यहाँ उसको एक लड़का डायरेक्ट मिलता है और एबी उससे थोड़ी सी इम्प्रेस्ड हो जाती है। खैर अगले दिन वो घर के बाहर खड़ी हुई थी कि जब नेबर उसके पास में आता है और बोलता है कि एबी को लेक के अंदर नहीं जाना चाहिए था और लेक उसके बारे में सब कुछ जानती है। इनफैक्ट वो जो लेक है वो उसके बुरे ख्यालों को बुलाएगी, जिससे कि एबी थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन वो बात को टाल देती है। जिसके बाद में एबी स्कूल में जाती है और वो डायरेक्ट से घर पर कुछ काम करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो डायरेक्ट को पे भी करेगी और वो मान भी जाता है क्योंकि पैसों की जरूरत स्कूल स्टूडेंट्स को होती है। अब रात को हम एबी को देखते हैं जो कि सपना देखती है कि वो लेक में से पकड़ पकड़ कर फिशेस को खा रही थी, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने घर में फिश टैंक को देखती है और शॉकिंगली उसके अंदर एक भी फिश नहीं थी। वो अब तैयार होते हुए खुद को देखती है तो उसके पेट पर रिब्स की जगह पर फिश जैसे गिल्स आ गए थे। इससे एबी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी एक कैट वहाँ पर शोर करने लगती है जिस पर एबी गुस्सा करती है। यहाँ पर हम उसके बिहेवियर में एक अजीब सा गुस्सा भी देख पाते हैं और फिर वो कैट हमको पूरी स्टोरी में कहीं भी दिखाई नहीं देती। परहैप्स किसी ने उसको मार दिया या फिर वो वहाँ पर कभी थी ही नहीं। खैर अगले दिन वो फ्रिज से निकाल कर रॉ मीट खाने लगती है और काफी अजीब बिहेव करती है। अब डेरेक उसके घर पर आया था काम करने के लिए और एबी उसकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित होने लगती है। अब सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन डेरेक अपने छोटे भाई को लेकर आता है काम पर ताकि काम जल्दी हो जाए और एबी इससे थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। खैर कुछ ही देर के बाद में वो लेक में जाने लगती है और उसके पेट पर हम फिश गिल साफ साफ देख पाते हैं। साथ ही साथ एबी की फिंगर्स भी अब चेंज हो गई थी और किसी फिश जैसी लग रही थी। खैर अब वो डेरेक को बेड देती है लेक में 5 मिनट के लिए आने के लिए और अच्छे खासे पैसे ऑफर करती है। डेरेक और उसका भाई लेक में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको भी वो कहानी पता थी कि वहाँ पर क्या हुआ था और उनको डर भी लगता है, लेकिन पैसों के लिए वो लोग लेक में चले जाते हैं। अब एबी पानी के अंदर चली जाती है और वो दोनों उसको ढूंढने लगते हैं कि तभी डेरेक के भाई पर कोई अटैक कर देता है जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है और वो पानी से बाहर जाने लगता है। डेरेक भी पानी से बाहर आने लगा था, लेकिन तभी कोई उसे पानी के नीचे खींच लेता है और उसके भाई के पास नेबर आकर उसको संभालता है और ये कहता है कि अब काफी देर हो गई है डेरेक के लिए। अब रात को हम पानी के अंदर घूमते हुए एबी को देख पाते हैं जो कि अब एक मॉन्स्टर या फिर सी क्रीचर जैसी बन गई थी और इसी के साथ में कहानी नंबर 1 खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं हम अगली कहानी यानी कि कहानी नंबर 2 पर, जिसका नाम है ब्रांड ऑफ इविल। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नेकानी को जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर और आर्टिस्ट होता है। वो अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर वॉल पर पेंटिंग कर रहा होता है और उसके लिए ज्यादा कुछ पैसे उसको नहीं मिलते क्योंकि कम्युनिटी काफी गरीब थी और मिस लॉरेंस समहाउ डोनेशन की हेल्प से चीजों को चला रही थी और ये वॉल पेंटिंग वो फंड रेजिंग के लिए यूज करने वाली थी। मिस लॉरेंस नेकानी के पास में आती है और उसको ये कहती है कि नेकानी को भले ही पैसे बहुत कम मिल रहे हैं लेकिन उसकी कम्युनिटी की हेल्प हो रही है, जिस पर वो अग्री करता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़े हुए एक व्हाइट मैन को हम उन पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। अब नेकानी अपने डेस्क पर जाता है तो वहाँ पर उसको एक कॉल आता है और कॉल पर एक आदमी उसको कुछ सिंबल्स बनाने का बोलता है, जिसके लिए पहले तो नेकानी मना कर देता है क्योंकि उसे वो वॉल पेंटिंग कंप्लीट करनी थी, लेकिन वो आदमी उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है जिस पर वो मान जाता है तो उसे पैसों की जरूरत थी। अब घर आकर वो उन सिंबल्स को कंप्लीट करने लगता है और उसका
भाई कॉर्डेल घर पर आता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। निकानी वो सिंबल कंप्लीट करके सेंड कर देता है और तुरंत ही उसके अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो जाते हैं जो कि उस आदमी ने बोले थे, और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब रात को हम कम्युनिटी हॉल के पास एक मेंबर को देखते हैं कि तभी एक फ्लोटिंग क्लॉथ वहाँ पर आता है जिस पर वही सिंबल थे जो कि निकानी ने बनाए थे, और वो सिंबल उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। खैर अगली सुबह निकानी कम्युनिटी हॉल में आता है तो वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ था, एज रात में ही एक मेंबर पर अटैक हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी तो कोई भी उस खून को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन हम कुछ ही दूरी पर उस मेंबर की लाश को पड़ा हुआ देख पाते हैं। अब निकानी अपने काम पर लग जाता है तो उसके पास उसी सिंबल वाले आदमी का कॉल फिर से आता है। वो निकानी से एक और सिंबल बनाने का बोलता है जिसके लिए वो उसको $5000 और कम्युनिटी 4 बैंक में भी $5000 देने का बोलता है, यानी कि पूरे के पूरे $10,000 उसको मिलने वाले थे। उसका ये कहना था कि निकानी उन पैसों का जो करना चाहे वो कर सकता है, और इतनी बड़ी रकम सुनकर निकानी मान जाता है। अब वो उस वॉल पेंटिंग को छोड़कर छुट्टी लेने के लिए मिस लॉरेंस के पास में जाता है, लेकिन वो ये बोलती है कि डोनेशन के लिए वो लोग आएंगे, और वॉल पेंटिंग कंप्लीट नहीं है जिस पर निकानी बोलता है कि अभी वो बीमार है और रात में आकर वो उसको पूरा कर देगा। मिस लॉरेंस इससे नाराज हो जाती है और निकानी बोलता है कि व्हाइट लोग तो ऐसे एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, जिस पर मिस लॉरेंस ये बोलती है कि उनका तो पूरा एक सिस्टम है जिससे वो हमेशा टॉप पर रहते हैं, और हमारे पास सिर्फ कम्युनिटी है एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, और वो नाराज होकर उसको छुट्टी दे देती है। अब निकानी एक कैफे में बैठकर वो सिंबल कंप्लीट कर रहा होता है और उसके पास में कॉर्डेल और उसका दोस्त कैफे मैनेजर आता है। वो दोनों उसकी सिंबल्स को देखते हैं जो कि उसने कंप्लीट कर लिए थे, और कैफे मैनेजर ये बोलता है कि ये एक नाजी अकल्ट सिंबल है जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है, जिसकी हेल्प से वो सेटन को समन करते हैं ब्लैक पर्सन को मिटाने के लिए, और वो अपने फोन पर वो सिंबल दिखाता है। निकानी बोलता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और वो सिंबल उसको सेंड कर देता है, यानी कि उसी पर्सन को जिसने उसको बनाने के लिए कहा था। अब उसकी अपने भाई कॉर्डेल के साथ में बहस भी हो जाती है कि वो पैसों के लिए किस हद तक जा रहा है, जिस पर निकानी ये बोलता है कि उसको लाइफ में पैसे चाहिए अपनी लाइफ को अच्छी करने के लिए, और वो ये सब जरूर करेगा। दूसरी ओर हम मिस लॉरेंस को देखते हैं जो कि कम्युनिटी हॉल से घर जा रही थी, और वॉल पेंटिंग कंप्लीट ना होने की वजह से वो काफी दुखी हो जाती है क्योंकि फंड रेजिंग उससे ही उनको मिलने वाली थी। मिस लॉरेंस अपने घर पर जा रही होती है कि तभी एक फ्लोटिंग क्लॉथ उनके पास में आता है जिस पर वो सिंबल बने हुए थे जो कि कुछ देर पहले ही निकानी ने बनाए थे, और तभी वो सिंबल मिस लॉरेंस पर अटैक करके उनको भी जान से मार देते हैं। अब रात को निकानी अपने लिए एक न्यू बाइसाइकिल लेने जाता है और उसे मिस लॉरेंस की डेथ की न्यूज पता चलती है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब वो कम्युनिटी हॉल में जाता है और यहाँ वॉल पेंटिंग पर देखता है तो उस पर वही मिडनाइट सन बना हुआ था जिसे वो दुखी होकर मिटाने लगता है। अब तभी सिंबल वाले आदमी का कॉल फिर से आता है और निकानी उस पर गुस्सा करता है कि वो उससे क्या क्या बनवा रहा है, जिस पर वो बोलता है कि वो तो कुछ भी नहीं बनवा रहा, यानी कि वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है और ये सब बस एक इत्तेफाक है। अब वो एक न्यू सिंबल बनाने का निकानी को बोलता है जिसके लिए वो $20,000 पे करने की बात करता है, जिस पर निकानी मान जाता है खुद को ये समझाकर कि वाकई में ये एक इत्तेफाक ही है और पैसे की उसको जरूरत है। रात को वो घर पर सिंबल कंप्लीट कर लेता है और हम देख पाते हैं कि सिंबल्स अपने आप ही हरकत कर रहे हैं और लाइव हो रहे हैं। अब निकानी को घर से कुछ आवाजें आती हैं तो वो देखने जाता है और घर में उसे वही आदमी मिलता है जो कि सिंबल से काम उसको दे रहा था, और शायद से ये वही पर्सन है जो कि स्टार्टिंग में हमको दिखाई दिया था। निकानी उससे बोलता है कि वो आदमी क्या बनवाता है, जिस पर वो आदमी ये कहता है कि ये सिंबल्स एक सोल को लेने का इन्विटेशन होता है और हर सोल के साथ में सेटन स्ट्रॉन्ग होता जाता है, यानी कि कॉर्डेल और उस मैनेजर की बात बिल्कुल सच थी। निकानी ये बोलता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, जिस पर वो आदमी ये कहता है कि निकानी ने गलत किया है क्योंकि अगर वो करप्ट नहीं होता अंदर से तो ये सिंबल सही से काम करते ही नहीं। अब उस आदमी की चेस्ट पर वो सिंबल आ जाता है जो कि निकानी ने भी बनाए थे, और उस सिंबल से एक क्लॉथ बाहर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सेटन था। वो आदमी बोलता है कि उनको बस एक सोल और चाहिए और सेटन निकानी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई कॉर्डेल घर पर आ जाता है और सेटन उसको पकड़ लेता है और उसकी ही सोल को कंज्यूम कर लेता है, और अपने भाई की मौत को देखकर निकानी बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है। सेटन बोलता है कि उसको एक और सोल चाहिए और वो उस आदमी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, और निकानी देखता है कि उसके अकाउंट में $20,000 आ चुके हैं, लेकिन किस कीमत पर। उसके जितने भी लोग थे वो मारे गए थे, और इसी के साथ में कहानी नंबर 2 भी खत्म हो जाती है। अब अगली जो स्टोरी है वो 19th सेंचुरी के आसपास की है और कहानी का नाम है ब्राइड बिफोर यू। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिसेस क्ले को, और वो ये बताती हैं कि एक ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है कि फर्स्ट बॉर्न पहले शादी करता है और ट्रेडिशन ऐसे ही चलता जाता है, और अब उनकी बारी है शादी करने की। अब वो मिस क्ले से मिसेस क्ले बन जाती है और उनकी शादी होती है थियोडोरस नाम के एक अमीर आदमी के साथ में, जिनके साथ में मिसेस क्ले काफी खुश भी थी। मिसेस क्ले को अब एक बच्चे को जन्म देना था और थियोडोरस की लेगेसी को आगे बढ़ाना
जवान था, लेकिन शादी होने के बहुत सालों बाद तक भी वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती और समाज उसको दोषी मानने लगता है कि उसके अंदर ही कोई कमी है। थियोडोरस को सिर्फ बच्चे से मतलब था, तो वो मिसेस क्ले से काफी दूर रहने लगा था। और एक दिन मिसेस क्ले अपनी मेड सबीने से बात करती है पास में रहने वाली रूथ वुमन के बारे में, जो कि ब्लैक मैजिक किया करती थी और वो सबीने की मासी थी। सबीने मिसेस क्ले को उस लेडी के पास में ले जाती है, लेकिन मिसेस क्ले यहाँ पर एक चीज और बोलती है कि उसको कभी भी ये सब याद न रहे और वो सब कुछ भूल जाए जो बच्चा पैदा करने के लिए उसने किया है, और साथ ही साथ उसका बेटा हो जो कि उसकी ही बात माने, ना कि अपने पिता की। अब रूथ वुमन मिसेस क्ले को कुछ सीड्स देती है जो कि उसको प्रेग्नेंट तो कर देगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी मेमोरीज को भी मिटा देगा। अब कुछ ही टाइम के बाद में मिसेस क्ले प्रेग्नेंट हो जाती है और थियोडोरस वापस से उस पर ध्यान देने लगता है। अब एक दिन उनको लेबर पेन होता है और वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। अगले सीन में सबीने और एक और मेड बच्चे को पैदा करवाती है, लेकिन वो लोग बच्चे को देखकर डर जाती हैं और हम एक सीन देखते हैं जिसमें सबीने कुछ बैरी कर रही थी, यानी कि किसी चीज को दफन कर रही थी। अब हम देखते हैं मिसेस क्ले को, जो कि अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश थी, साथ ही साथ थियोडोरस भी बहुत खुश था। लेकिन उनके घर से अब कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और थियोडोरस ये बोलता है कि कोई रकून वगैरह वॉल में चला गया होगा। वो लोग अपने बेटे का नाम कॉर्नेलियस रखते हैं। समय बीतता जाता है और कॉर्नेलियस बड़ा होता है, जो कि एक सुंदर और ब्रिलियंट बच्चा था। समय बीतता गया और अब कॉर्नेलियस और बड़ा हो जाता है और वो घर पर क्लारा को लेकर आता है, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे और क्लारा बहुत खुश थी, लेकिन तभी वॉल से बहुत जोर से आवाज आती है और सबीने उन आवाजों को शांत करने लगती है। अब रात को सबीने अपनी कैट को खाना खिला रही होती है कि तभी क्लारा उसके पास में आती है, जो कि थोड़ी घमंडी लड़की थी, और वो सबीने से पूछती है कि एटिक हमेशा बंद क्यों रहता है और वो उसे देखना चाहती है। वो कीज को लेकर एटिक के अंदर चली जाती है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब अंदर जाने पर उसके पास एक बड़ा सा स्पाइडर लेग आता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद में अगले ही सीन में हम क्लारा की डेड बॉडी देखते हैं, जिसकी डेथ स्पाइडर बाइट से हुई थी। उस हादसे के बाद कॉर्नेलियस अपने फादर के साथ न्यूयॉर्क चला गया और मिसेस क्ले उनके साथ जाने की जिद करती रही, लेकिन उसे कोई भी लेकर नहीं गया। अब समय निकला, महीने बीते और साल बीते। मिसेस क्ले उसी घर में रही और अपने गिल्ड और टूटी हुई रेप्यूटेशन के बारे में सोचते सोचते परेशान होती रही। थियोडोरस ने अपने लिए एक न्यू वुमन भी चूज कर ली थी और अब वो उसके साथ ही रहता था न्यूयॉर्क में। अब एक दिन कॉर्नेलियस घर आता है एक लड़की के साथ में और अपनी माँ को बताता है कि उसने उस लड़की से शादी कर ली है और उनका बच्चा भी होने वाला है। इतना कहते ही घर में बहुत जोरों से हलचल होने लगती है और सबीने वॉल्स के पास जाकर किसी को शांत करने लगती है और उसे पास में ही पड़ी हुई कुछ बोन्स भी मिलती हैं। कॉर्नेलियस वहाँ पर आता है और उन बोन्स को देखकर पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है, तो सबीने बोलती है कि ये सवारों का वक्त नहीं है और ट्रेडिशन के हिसाब से पहले कॉर्नेलियस की शादी नहीं हो सकती। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पाइडर लैब कॉर्नेलियस की वाइफ को बाइट करके जान से मार डालता है, जैसा कि स्पाइडर ने कॉर्नेलियस की पहली गर्लफ्रेंड यानी कि जिससे इसकी शादी होने वाली थी उसके साथ ने भी किया था। अब वो अपनी मरी हुई वाइफ को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वापस उस रूम के पास आता है जहाँ पर वो बोन्स पड़ी हुई थी, और तभी एक बड़ी सी स्पाइडर उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि उसका जन्म कॉर्नेलियस से पहले हुआ था। जी हाँ, वो अभी तक वेट कर रही थी कि कब माँ उसे क्लेम करे और उसकी शादी पहले होनी चाहिए, क्योंकि वही फर्स्ट बॉर्न है मिसेस क्ले की। कॉर्नेलियस इस हादसे से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी माँ पर गुस्सा होकर घर से चला जाता है। अब मिसेस क्ले सबीने से बोलती है कि उसे सब याद करना है कि आखिरकार हुआ क्या था, और वो रूथ वुमन के पास में जाती है जो उसकी मेमोरीज उसको वापस दे देती है और हमको सच पता चलता है कि मिसेस क्ले को असल में सबसे पहले एक स्पाइडर पैदा हुई थी, यानी कि कॉर्नेलियस से भी पहले, और उस बेबी को सबीने ने जगह पर बैरी कर दिया था। यानी कि सबीने ने स्टार्टिंग में जिसको बैरी किया था वो कोई और नहीं बल्कि यही स्पाइडर थी। सो बेसिकली वो कॉर्नेलियस की सिस्टर है। लेकिन हुआ ये था कि वो घर से निकलकर घर की वॉल्स के अंदर आ गई थी और एटिक में रहने लगी और हमेशा वहीं पर बड़ी हुई थी, और यही रीजन था कि वॉल से हमेशा आवाज आया करती थी और सभी ने इसी को शांत किया करती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मिसेस क्ले तो सब कुछ भूल चुकी थी और उसने यही विश किया था। अब मिसेस क्ले घर आती है और एक रूम में जाती है उस स्पाइडर से मिलने, यानी कि अपनी बेटी से मिलने। स्पाइडर उसके पास में आती है और मिसेस क्ले उसको बोलती है कि वो हमेशा अपनी मदर से दूर रही और अब वो उससे दूर नहीं रहेगी, लेकिन मिसेस क्ले उसको स्टैब करने लगती है। बार बार स्टैब करने के बाद स्पाइडर का पेट फट जाता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो कि जन्म से ही स्पाइडर बॉडी के अंदर थी, और मिसेस क्ले ये बोलती है कि वो अपनी बेटी को अपनाएगी और हमेशा उसके साथ में रहेगी। इसी के साथ में ये तीसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हॉरर नोवा मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर एंथोलॉजी की पहली 3 कहानियां पसंद आई होंगी। अब वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।